हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984। तो 1984 का ये एक्ट है। और ये अभी तक जितने मैंने एक्ट्स देखे हैं ये बीडीपीओ के सिलेबस में, उसमें ये मुझे सबसे शॉर्टेस्ट लग रहा है अभी तक, तो क्योंकि इसमें सिर्फ 7 सेक्शन है। तो एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ लेते हैं एक्ट से रिलेटेड। तो एक्ट नंबर 3 है ये, मतलब एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984 का ये एक्ट है। तो प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? 16 मार्च 1984 को मिली थी। फिर ये एक्ट इम्प्लीमेंट मतलब लागू कब से हुआ, एप्लीकेबल कब से हुआ? तो 28 जनवरी 1984 को। अब इस चीज में ये मुझे भी कंफ्यूजन है, ऐसे आपको कंफ्यूजन समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेसिडेंट का इसको एसेंट मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन इस एक्ट को बाद में मिली और ये एप्लीकेबल और पहले डेट से हो रहा है। ऐसा मैंने इस एक्ट में देखा है, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा या फिर कुछ और रीजन होगा। तो इसके बारे में अभी तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर आगे कभी क्लियर होगा तो मैं आपको कमेंट में या कहीं बता दूंगा। और आप लोगों को अगर इसके बारे में पता हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर इसमें चैप्टर्स हैं नहीं, चैप्टर तो जीरो है। सेक्शन 7 तक है, मतलब 7 सेक्शन है इसके अंदर। और इस सेट के आते ही जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस था, जो कि 1984 का ही था, ऑर्डिनेंस नंबर 3 था, उसको रिपील कर दिया था। चलिए अब एक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रीएम्बल देखेंगे तो एक्ट क्या है। एक्ट प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो एक्ट इसलिए बनाया गया कि डैमेज को रोक सके जो पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है और उससे कनेक्टेड जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड। फिर ये कब इनेक्ट किया गया था? तो 35th ईयर था, मतलब 35 रिपब्लिक ईयर जो इंडिया का था तब ये इनेक्ट हुआ था। फिर सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एनकमिसमेंट का। तो ये एक्ट कब आया था? तो सॉरी, इस एक्ट का नाम क्या है? तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। और ये अब होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल होता है। पहले ही जम्मू कश्मीर पे नहीं होता था, लेकिन अब रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आपको पता है, तो सारे लॉ जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होने लगे हैं, तो हो जाता है। फिर ये कब आया था? तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 28th डे ऑफ जनवरी 1984 को ये आया था। अब सेक्शन 2 बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो अगर अदरवाइज नहीं बताया हुआ है तो डेफिनेशन दी हुई है जो उसके हिसाब से उसका मीनिंग होगा। तो सबसे पहले देखना होगा मिसचीफ। तो मिसचीफ का क्या मीनिंग है? मिसचीफ का सेम मीनिंग है जो कि 425 सेक्शन ऑफ आईपीसी बताया है, एक्ट नंबर 45 ऑफ जो 1960 का एक्ट है। ठीक है। तो मिसचीफ के बारे में डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है इस एक्ट के लिए, और आईपीसी भी हमारे सिलेबस में है। तो मिसचीफ की डेफिनेशन पहले ये देखना बहुत जरूरी है। तो मिसचीफ तो यहाँ पे बताया नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ बताया कि जो 425 ऑफ आईपीसी में लिखा है वो यहाँ पे मिसचीफ है। तो 425 में क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 425 में लिखा हुआ है हुएवर विद द इंटेंट टू कॉज। कोई भी जानबूझ के करता है या नोइंग दैट, मतलब या तो उसको पता है कि लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस, तो उसको पता है कि उसके एक्ट से कुछ रॉन्गफुल लॉस होगा, डैमेज होगा किसी भी पब्लिक को और किसी पर्सन को। तो किस चीज से कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो उसका प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन करता है, मतलब प्रॉपर्टी खराब करता है। तो एनी और एनी सच चेंज इन द प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का चेंज करता है, और इन द सिचुएशन देयर ऑफ डिस्ट्रॉयज। तो सिचुएशन में क्या करता है? डिस्ट्रॉयज कर देता है, या तो मतलब बिल्कुल खराब कर देता है, या डिमिनिश द वैल्यू, डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। या तो उस चीज की जो वैल्यू है, उस चीज की जो प्राइस है या कुछ भी वैल्यू है, उसको वो कम कर देता है किसी भी तरीके से, मतलब उसकी यूटिलिटी और वैल्यू को कम कर देता है। तो सपोज करिए कि जैसे कोई भी मिसचीफ कर रहा है, तो जरूरी ये नहीं है कि मिसचीफ में पूरी तरीके से डैमेज हो उस प्रॉपर्टी को। जैसे पानी है, तो पानी ऐसे कोई पीने के लिए इस्तेमाल करता था, पीने के लिए भले ही वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे मिसचीफ कहाँ हुआ है, क्योंकि ये बाद में बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए या बाकी चीजों के लिए, नहाने के लिए तो काम आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सारी चीजों का ये मतलब होगा कि अगर उसकी जरा से वैल्यू कम कर दी तो वही मिसचीफ होगा। और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली, मतलब अगर किसी भी तरीके से अफेक्ट करता है इंजूरियसली, तो उसने क्या किया है? कमिट किया है मिसचीफ। ठीक है। तो ये आ गया। फिर इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक मिनट, एक्सप्लेनेशन 2 है ये, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन 1, तो एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंस शुड इंटेंड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, इंजर और डिस्ट्रॉय। तो ये एसेंशियल नहीं है कि जो
पर्सन ऑफेंडर है, मतलब वो किसी भी तरीके से उसकी इंटेंशन हो कि वो लॉन्गफुल लॉस या डैमेज करना चाहता हो प्रॉपर्टी के ओनर का, ये ज़रूरी नहीं है। बस ये सफिशिएंट, इट इज़ सफिशिएंट दैट ही इंटेंड टू कॉज़ अ नोट knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person injuriously to any property, whether it belongs to that person or not। तो सिंपल सी बात है कि ये सफिशिएंट है कि अगर उसको पता है कि उसके किसी भी हरकत से किसी को भी लॉन्गफुल लॉस या डैमेज होगा या और इंजरी हुई किसी प्रॉपर्टी को, तो ये सफिशिएंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर्सन की है वो प्रॉपर्टी या नहीं। फिर मिसचीफ कैसा है, सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और द पर्सन एंड अदर जॉइंटली। तो मिसचीफ क्या होता है कि या तो कोई अकेले भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं। तो मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी कोई भी बिलोंग करती है किसी पर्सन की, तो उसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कमिट्स करता है तो वो कौन, या तो वो दैट पर्सन या अदर्स जॉइंटली, या तो और बाकी सबके साथ मिलके वो ऑफेंस कर रहा है। तो ये हो गया क्लियर। अब बी में दिया हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होगा, तो यहाँ पे होगा एनी प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल और मूवेबल। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, या तो इमूवेबल और मूवेबल दोनों ही चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। वेदर इमूवेबल और मूवेबल, और इसमें इंक्लूड होंगी मशीनरी, अगर कोई मशीनरी है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पे। फिर विच इज ओन्ड बाय, या तो ओन मतलब या तो उसका जो मालिक है, या फिर पोजेशन में कंट्रोल में किसकी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। फिर दूसरा बताया है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, नहीं तो किसी लोकल अथॉरिटी की होगी, या फिर किसी कॉरपोरेशन की होगी जो कि कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर किसी कंपनी की हो सकती है जो कंपनी इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ 617। तो 670 जो कंपनीज एक्ट जो कि 1956 का एक्ट था, उसके हिसाब से जो कंपनी होगी उसके हिसाब से भी मतलब यहाँ पे माना जाएगा। फिर नहीं तो एनी इंस्टीट्यूशन जो कि कंसर्न है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कंसर्न है अंडरटेकिंग है विच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कंसर्न अंडरटेकिंग है जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई किया एक्ट में। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट स्पेसिफाई एनी इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से स्पेसिफाई नहीं करेगी किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंसर्न को अंडरटेकिंग अंडर दिस क्लॉज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी कभी भी स्पेसिफाई नहीं करेगी इंस्टीट्यूशन कंसर्न या कोई भी अंडरटेकिंग को इस क्लॉज में, अनलेस जब तक कि वो इंस्टीट्यूशन कंसर्न या अंडरटेकिंग जो कि फाइनेंस होली मतलब पूरी तरीके से या सब्सटेंशियली बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको तो क्या तो पूरी तरीके से या तो सब्सटेंशियली फंड मिलना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर वन और मोर से स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से और पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट से। तभी यहाँ पे ये चीजें आ पाएंगी जो भी अंडरटेकिंग या इंस्टीट्यूशन या कंसर्न होना आना है, आप मतलब यहाँ पे इंक्लूड कराना चाहते हैं। फिर सेक्शन 3 बात करता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। To whoever commits mischief by doing an act in respect of any public property other than public property in the nature to which subsection 2। तो सबसेक्शन 2 में जो प्रॉपर्टी बताई गई है इनको छोड़ के अगर कोई भी मिसचीफ करता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड विद फाइन, और फाइन भी लगेगा। अब सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, तो whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property। अब कोई भी अगर मिसचीफ कर रहा है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो कि एनी बिल्डिंग इंस्टॉलेशन और अदर पब्लिक प्रॉपर्टी है यूज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर लाइट पावर और एनर्जी। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी बिल्डिंग में किसी इंस्टॉलेशन और किसी अदर प्रॉपर्टी में जो कनेक्शन किस चीज से है, प्रोडक्शन से है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर से है, लाइट या पावर और एनर्जी, इन सबसे किसी का भी संबंध है,
फिर बी पॉइंट बात करता है एनी ऑयल इंस्टॉलेशन। तो कुछ भी ऑयल वगैरह वाले जो जैसे ऑयल की बहुत सारे बड़े-बड़े ये स्टोरेज या रिफाइनरीज़ वगैरह हैं, तो उधर से कुछ भी रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर एनी सीवेज वर्क, तो जो भी सीवेज वर्क से रिलेटेड है, वो इसमें आ जाएँगे। फिर एनी माइन और फैक्ट्री, तो कोई माइन या फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्क है। डी वाला बताता है माइन एंड फैक्ट्री के बारे में। ई वाला बात करता है एनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो कोई भी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और टेलीकम्युनिकेशन है या फिर एनी बिल्डिंग है, मतलब कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने की जगह मतलब कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है या कोई भी बिल्डिंग है जहाँ इंस्टॉलेशन या अदर प्रॉपर्टी है जो इनसे रिलेटेड यूज़ करने के काम आती है। तो फिर उसको कितना पनिशमेंट होगा, तो शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि नॉट लेस देन 6 मंथ। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 6 मंथ से कम नहीं होगा और जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर्स और विद फाइन, सॉरी एंड विद फाइन। तो मिनिमम 6 मंथ का मिलेगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और एक्सटेंड होते होते 5 ईयर्स तक जा सकता है और साथ में फाइन भी लगेगा। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखिए कि कोर्ट को अगर लगता है तो वो स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके अपने जजमेंट में अवॉर्ड कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट 6 मंथ से भी कम का इम्प्रिजनमेंट देना चाहते हैं तो वो स्पेशल रीजंस लिख के जजमेंट में ये कम भी दे सकते हैं, 6 महीने से भी कम की सजा वो दे सकते हैं। फिर सेक्शन 4 बात करता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो कोई भी अगर है तो हूएवर कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंसेस बताए हैं सेक्शन 3 के, अगर उनको कोई भी ऑफेंस करता है वो वाला और किस चीज से करता है बाय फायर, सबसे पहले बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से अगर करता है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा, तो शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल से कम का नहीं मिलेगा और जो कि एक्सटेंड होके 10 ईयर तक जा सकता है एंड विद फाइन, तो फाइन भी लगेगा ही। तो आप ये देखेंगे तो देखेंगे कि जो पिछले सेक्शंस में दी थी वही ऑफेंसेस की पनिशमेंट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट की ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि आपने फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से ऑफेंस किया। अब अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या फायर से कोई भी ऑफेंस किया तो ये पनिशमेंट दोगुनी हो रही है। मतलब वहां पे मिनिमम लग रहा था 6 मंथ का, तो यहाँ पे लगेगा 1 साल का मिनिमम, और मैक्सिमम वहां था 5 ईयर्स तक का, तो यहाँ मैक्सिमम 10 ईयर्स का है। फाइन वैसे का वैसे ही है। फिर प्रोवाइडेड यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि कोर्ट को अगर स्पेशल रीजन लिख के जजमेंट में वो लेस सेंटेंस भी अवॉर्ड कर सकते हैं लेस देन 1 ईयर। तो 1 ईयर से कम की सजा भी अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, स्पेशल रीजन लिखेंगे वो जजमेंट में, राइटिंग में, ठीक है, तो दे सकते हैं। फिर सेक्शन 5 बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग बेल। तो बेल के बारे में बात की तो नो पर्सन एक्यूज और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो कोई भी एक्यूज है या कन्विक्टेड पर्सन है जो कि पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में, और वो कस्टडी में, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। मतलब नो है ना, तो बी रिलीज, यहाँ पे नो से पड़ेगा, नो पर्सन बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ऑन बॉन्ड। तो ना ही बेल या अपने ऑन बॉन्ड पे वो छोड़ दिया जाएगा अनलेस, मतलब जब तक हम प्रोसिक्यूशन की साइड को, मतलब कोर्ट हमेशा देखिएगा कि एक होता है एक्यूज होता है या एक्यूज होता है, मतलब हाँ एक्यूज ही होता है। एक्यूज मतलब जो भी आरोपी है, तो एक तरफ आरोपी होता है, दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन, मतलब जो उसके खिलाफ आरोप लगा रहा है। तो मतलब जिसकी तरफ से मतलब स्टेट या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पर्सन आरोप लगा रहा है, मतलब जो कंप्लेनेंट है, तो उसको क्रिमिनल केसेस में हम प्रोसिक्यूशन बोलेंगे। तो तब तक कब तक यहाँ पे बेल नहीं दी जाएगी, जब तक उसको बेल नहीं दी जाएगी, ना तो बेल दी जाएगी ना तो उसको खुद के बॉन्ड पे रिलीज किया जाएगा, जब तक प्रोसिक्यूशन को, मतलब जो यहाँ पे आरोप लगा रहा है, जो केस कर रहा है, उसको हम एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज। तो मतलब हम प्रोसिक्यूशन को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपोज कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ सच रिलीज। तो जब तक एक प्रोसिक्यूशन को चांस नहीं दिया जाएगा अपोज करने का, तब तक यहाँ पे बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सिंपल सी बात है। फिर सेक्शन नंबर 6 बात करता है सेविंग का। तो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, तो जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के वो एडिशन में है, मतलब अलग से है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्ट को कम कर रहा है या किसी भी एक्ट को मतलब ये इस एक्ट के आने के बाद कुछ एक्ट कोई कम हो जाएगा या कुछ एक्ट की कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इन एडिशन है, मतलब साथ साथ चलेंगे। वो एक्ट अलग होगा तो उसमें अलग चीजें हैं और ये अलग है, तो ये इन एडिशन है।
एंड नॉट इन डेरोगेशन, मतलब ये किसी को भी, मतलब किसी भी एक्ट को कम नहीं करता है। द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो किसी भी अदर लॉ के जो प्रोविजंस है टाइमिंग इन फोर्स में चल रहे हैं उनको ये कम नहीं करता है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल एग्जम्प्ट फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग, और ना ही ये किसी पर्सन को किसी भी प्रोसीडिंग से बचाता है, वेदर बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज, ना ही किसी इन्वेस्टिगेशन में ना ही अदरवाइज में, विच आर विच माइट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट से अलग है, बी इंस्टीट्यूटेड और टेकन अगेंस्ट हिम, जो कि इस एक्ट से अलग भी हैं और उनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट भी किया सकती हैं उस एक्ट में। तो सपोज करिए कि किसी ने ऑफेंस किया तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी, जो कि मिसचिफ की बात करता है, वो भी एप्लीकेबल हुआ। तो वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, वहां का भी ट्रायल होगा, वहां पे भी जो पनिशमेंट मिल सकती है मिलेगी। किसी भी तरीके से ना उसको ये कम करेगा ना उसको डेरोगेट करेगा, वो उसी तरीके से वो अलग भी चलता रहेगा, जैसे कि वो एक्ट अलग है और ये एक्ट अलग है, किसी भी तरीके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर सेक्शन 7 बात करता है रिपील एंड सेविंग। तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो था 1984 का ही, मतलब सेम ईयर का ही एक जो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस नंबर 3 ऑफ 1984 का था, उसको यहाँ से मतलब इस एक्ट के थ्रू रिपील कर दिया गया, ठीक है, मतलब एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 बात करता है नथिंग सच रिपील। अब उसकी रिपील हो जाने के बावजूद भी जो कुछ भी एक्शन एनीथिंग डन हुआ था या एनी एक्शन टेकन किया, मतलब कुछ भी एक्शन लिया गया था उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, तो शैल डीम टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो मान लिया जाएगा कि हाँ वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो ये नया एक्ट आ गया है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो डीम टू बी टेकन है, डीम डन और टेकन है अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में। ओके, सो ये एक्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया, बहुत शॉर्ट एक्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा एक्ट हम स्टार्ट करेंगे।